वेलकम बैक बच्चे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बुक 3 का लास्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा रेशियो एनालिसिस जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिरी चैप्टर इस बुक का, बुक 3 भी आज हमारी कंप्लीट होने की ओर जा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? चैप्टर का नाम मैं पहले आपके सामने लिखूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लो को दर्शाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कैश कहां से आया और कैश कहां गया वो लिखा जाए, उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाता है, पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि कैश कहां से आया और कहां कहां खर्च हुआ। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आज 20 जनवरी 2021 ये चैप्टर स्टार्ट किया है हमने। सर, अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जो शो करती है, शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज inflows and outflows of cash during a particular period, during a particular period। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कैश कहां से आया वो लिखा जाएगा, कहां कहां खर्च हुआ वो लिखा जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। कहते हैं सर, इस स्टेटमेंट में केवल वो ही आइटम्स आएंगी जिनसे कैश में फर्क पड़ेगा। मतलब कैश या तो आएगा या तो जाएगा, ये लाइन हम जरूर लिखेंगे। इट इंक्लूड्स only those items which affect कैश। मतलब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स का जिक्र करेंगे जिसमें कैश या तो आता हुआ नजर आएगा या जाता हुआ नजर आएगा। मतलब हम यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स को हटा के चलेंगे, उनको नहीं दिखाएंगे। तो सर, इस स्टेटमेंट में हम केवल और केवल उन्हीं आइटम का जिक्र करेंगे जिनमें या तो कैश आता हुआ नजर आएगा या जाता हुआ नजर आएगा। तो सर, इसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में बात की जाएगी। कैश या तो आता हुआ नजर आए या जाता हुआ नजर आए, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है। सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि रिवाइज किया गया था वो हमें क्या बताने वाला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें कहता है कि सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लो को 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। कहते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अकॉर्डिंग टू
AS3 जो कि रिवाइज किया गया था, अकॉर्डिंग टू AS3 जो कि रिवाइज किया गया था, अ कैश फ्लो statement, a cash flow statement should be presented in a manner, that it reports inflows and outflows of cash। कहता है ये जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे इसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रेजेंट करेंगे हम इसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश को दिखाएंगे। बाय क्लासीफाइंग, कैसे इसको क्लासीफाइंग करेंगे? बाय क्लासीफाइंग into three categories, 3 कैटेगरीज में इसको बांटा जाएगा। कहता है सबसे पहली कैटेगरी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बच्चे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कैटेगरी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी कैटेगरी होगी बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कहता है जब हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे? इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, कि पैसा कहां से आया और कहां कहां खर्च हुआ, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। दोबारा बोलेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एक बार और बोलेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, पहले मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहली बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जहां से हम रेवेन्यू कमाते हैं, मतलब वो एक्टिविटीज जहां से एक एंटरप्राइज, जहां से एक कंपनी पैसा कमाती है। कहता है आर द मेन रेवेन्यू generating activity of an enterprise। कहता है मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। कहता है जहां से हम पैसा कमाते हैं, जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिन एक्टिविटी से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2-3 नाम बताता हूं। जैसे कि आपने कैश रिसीव किया फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज देकर। एक और एग्जांपल, आपने कैश रिसीव किया डेटर से, फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल से। आपने पैसा रिसीव किया डेटर से, बीआर से। कुछ एग्जांपल, मतलब ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि बिजनेस ऑपरेटिंग है, जिनसे हम अपना बिजनेस चलाते हैं। एक और देखो, जैसे कैश पेमेंट करी क्रेडिटर को, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स,
या फिर कैश पेमेंट करी आपने वेजेस और सैलरी की, कैश पेमेंट ऑफ वेजेस कॉमा सैलरीज, मतलब दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट करी आपने क्रेडिटर को, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसे पे किए, बिल्स पेबल पे किए। तो अल्टीमेटली जिन एक्टिविटीज से आप अपना बिजनेस चलाते हो, या ये कह लो आप जिन एक्टिविटीज की बदौलत बिजनेस रन करता है, जो बिजनेस एक्टिविटीज जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जिनसे आप अपना बिजनेस रन करते हो, उन्हें हम रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नाम देते हैं। तो अब आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करोगे, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पहले जिक्र करोगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मानी जाती हैं। तो सर यहां से हम अपने काम को आगे अंजाम देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद जो नेक्स्ट आती हैं वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी है बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड द परचेज and sale of long-term assets such as land and building, furniture, plant and machinery, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है खरीदना या बेचना। किसको? लॉन्ग टर्म एसेट्स को। किसको बच्चे? लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम बिजनेस चलाने के लिए खरीदते हैं। Not held for resale, not held for resale। कहता है अगर मैंने कोई एसेट परचेज करी, अगर मैंने कोई एसेट परचेज करी या कोई एसेट सेल करी, हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे कि हमने इस एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया है और एसेट को बेचकर हमने पैसा रिसीव किया है। तो सर जब बात लॉन्ग टर्म एसेट्स की होगी, किसकी बात होगी बच्चे? लॉन्ग टर्म एसेट्स की, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, जिन्हें हमने रीसेल के मकसद से नहीं खरीदा, हमने दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा, हमने लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए खरीदा, उन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे। अगर आपने कोई एसेट परचेज करी, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। अगर आपने कोई एसेट सेल करी, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट सेल करी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आपको कहीं से डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव भी होता है तो वो भी इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही दिखाया जाएगा। अभी आगे खुल के सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। तो सर जिन एक्टिविटीज को, जिन एक्टिविटीज से आप रेवेन्यू कमाते हो, क्या कमाते हो? रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, उन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नाम दिया गया। और जिन
जब आप कोई एसेट खरीदते हो या बेचते हो जिन्हें आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था सर, या आपने बेचा था, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, आपने खरीदा रीसेल के पर्पस से नहीं, आपने बेचा उसे बिजनेस में यूज करने के बाद काफी लंबे समय के बाद। तो सर जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करोगे या सेल करोगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो की जाए। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बच्चे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सर ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल। कहता है जिन एक्टिविटी से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती नजर आए, एंड बोरोविंग्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए नजर आए, सर उन्हें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल इशू यानी कि रेस करे, कहता है शेयर इशू करे। क्या इशू करे? शेयर इशू करे। इशू ऑफ शेयर बाय रेजिंग कैपिटल, फॉर रेजिंग कैपिटल, आपने कैपिटल रेज करनी थी, आपने मार्केट में शेयर इशू किए फॉर रेजिंग कैपिटल, आपने शेयर इशू करे कैपिटल रेज करने के लिए। इशू ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर इशू किए। या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होल्डर को पेमेंट वापस कर दी। तो सर जिन चीजों से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती नजर आती है, बोरोविंग्स इंक्रीज या डिक्रीज होती नजर आती हैं, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन आपने पे कर दिया तो बोरोविंग्स कम हो गई। तो जिन एक्टिविटी से कैपिटल बढ़ती या घटती नजर आए वो फाइनेंसिंग, जिन एक्टिविटी से बोरोविंग बढ़ती या घटती नजर आए फाइनेंसिंग। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनसे कैपिटल या तो इंक्रीज या डिक्रीज होती नजर आती है, बोरोविंग्स या तो इंक्रीज या डिक्रीज होती नजर आती हैं। तो सर सबसे पहली एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि मेनली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदना या बेचना। और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैपिटल और बोरोविंग का चेंज होना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ये तीन एक्टिविटीज में हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटेंगे। अब मेन मुद्दा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर सीबीएसई सर्कुलर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कहता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एज पर AS3, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा इनडायरेक्ट मेथड। इस टॉपिक का नाम रहेगा, पहले ये नोट डाउन कीजिएगा, ना फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही बारी में आपको पूरा फॉर्मेट बता दूंगा, एक एक करके मैं आपके साथ पॉइंट ओपन करूंगा, साथ साथ उसके प्रैक्टिकल शो करूंगा, फिर बाद में हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस में आएंगे। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम कैसे शो करते हैं?
जैसे मान लो ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, मुझे इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है फॉर द ईयर एंडेड in direct method AS3 revised. Particular amount. नाउ बच्चे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिस समय मैं तैयार करने जाऊंगा, सबसे पहली चीज, आज पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ पहला पॉइंट, फिर इसके प्रैक्टिकल्स, देन फिर आगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के जरिए। फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट पूरा 2 पेजेस लेगा, 3 पेजेस बल्कि, मैं कह रहा हूं 4 कर लो, आगे पीछे, फिर एक आगे और पीछे, 4 पेजेस फॉर्मेट के लिए छोड़ो। सर 4 पेजेस जो है वो पूरा फॉर्मेट लेके जाएगा। मैं 4 पेजेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करके चलना है, एक एक चीज। तो इसलिए जैसे मैं आपको फॉर्मेट करा रहा हूं, आप ठीक उस तरीके से नोट डाउन कीजिएगा कॉपी पे। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त सबसे पहला वर्ड हमें जो चाहिए वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए हमेशा हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हमेशा हम क्या बनाएंगे बच्चे? वर्किंग नोट। रीजन, कहते हैं जो प्रॉफिट्स आपको बैलेंस शीट में दिए होंगे, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट होती है, क्वेश्चन जो है वो आपको बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में 2 साल की फिगर होंगी, एक जैसे 2019 और 2020, 2019 और 2020 आपको 2 साल का डाटा दिया होगा। अब बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि P&L अकाउंट आ रहा होगा वो आफ्टर टैक्स होता है। वो क्या होता है बच्चे? आफ्टर टैक्स। मतलब उसमें से हम सारी एप्रोप्रिएशन कर चुके हैं, तभी वो बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट हमने दिखाया है। इसका मतलब जो प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया नजर आ रहा है, जो प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और हमें चाहिए बिफोर टैक्स। हमें कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स। तो इसके लिए तो वर्किंग नोट तैयार होगा। क्या तैयार होगा बच्चे? वर्किंग नोट। तो आपने जहां से फॉर्मेट शुरू किया है वो पेज पूरा छोड़ दो, उसके पीछे का भी एक पेज छोड़ दो, और फिर थर्ड पेज पे वर्किंग नोट बनाओ। 2 वर्किंग नोट तैयार करेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट होगा, सबसे पहला वर्किंग नोट होगा वो होगा P&L अकाउंट एडजस्टेड के नाम से, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और एक बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। किसके नाम से? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट।
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बड़े प्यार से बढ़ेंगे आगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर ये दो लेजर आपने शुरुआत में ओपन कर दे हमेशा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं वो आफ्टर टैक्स हैं, आफ्टर टैक्स, और मुझे चाहिए बिफोर टैक्स। तो अब बैलेंस शीट पे मान के चलो एक अंतर आत्मा, आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके बैलेंस शीट, मैं भी देखो आंखें बंद कर रहा हूं और बैलेंस शीट अपनी आंखों के आगे लेकर आओ। आंखें बंद करो और सोचो कि आपके सामने एक बैलेंस शीट है जिसमें P&L अकाउंट दिया हुआ है 2019 का, 2020 का अमाउंट दिया हुआ है। तो जो 2019 है वो ओपनिंग बैलेंस हो गया और 2020 का जो अमाउंट दिया हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। उसको यहां पुट करो, बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है जी। और इधर आ गया टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है जी। अब ठीक इसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा। बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखिए बाय बैलेंस BD, लायबिलिटी साइड से देखिएगा, ठीक है जी। और क्लोजिंग बैलेंस यहां डालिए टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। लो जी, ये आ गया। नाउ मेरे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। सर आपको 4 पॉइंट माइंड में रख के चलने, हालांकि 5 हैं बट 4 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक्स के हिसाब से अगर सोल्यूशन करेंगे तो वैसे चल लो। तो सर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कौन सी 4 आइटम्स ऐसी हैं जो P&L में यानी कि जो एप्रोप्रिएशन में जा चुकी होंगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एप्रोप्रिएशन के बाद है, तो हमें उसे वापस पीछे लेके जाना है, वापस उसे पीछे लेके जाना है। तो जो 4 आइटम्स आपने वापस डालनी है, ऐड करनी है, ये इसकी प्लस साइड है, आपने जो वापस करनी है सर वो डेबिट में डालो। कहां डालो बच्चे? डेबिट में। सबसे पहली आइटम है इंक्रीज इन रिजर्व्स। सर बैलेंस शीट में आप देखो जनरल रिजर्व या किसी प्रकार का कोई रिजर्व तो नहीं बना हुआ। बैलेंस शीट में आप आराम से देखो, नीचे नोट्स में देखो, किसी प्रकार का कोई रिजर्व आंखें बंद करके देखो नजर आएगी। तो जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है। मान लो जनरल रिजर्व 2019 में 10,000 दिया था, मैं हिंट दे रहा हूं, 2019 में 10,000 था और 2020 में 11,000 हो गया। 2019 में 10,000 रुपए था, कितना था बच्चे? 10,000। और 2020 में जब आप देख रहे हो आंखें बंद करके, ये तो 11,000 है। इसका मतलब रिजर्व्स 1,000 रुपए से बढ़ गए, रिजर्व्स 1,000 रुपीज से बढ़ गए। तो आपने प्रॉफिट में से ही निकाले होंगे। रिजर्व्स हमेशा प्रॉफिट में से गए जाते हैं। किस में से जाते हैं बच्चे? प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से आपने इसका एप्रोप्रिएशन किया होगा, नहीं करना था, नहीं करना था। हमें बिफोर पे आना है। किस पे आना है? बिफोर पे। तो जितना आपका रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, 10,000 पहले था, 11,000 अब हो गया, तो आप उसे क्या कर दो, 1,000 पे इंक्रीज हो रहा है, आप उसे P&L में वापस डाल, P&L में वापस ऐड कर दो कि भाई हमें बिफोर पे जाना है, जो हमने प्रॉफिट में से चीजें एप्रोप्रिएट करी थी वो वापस ऐड कर दी। तो ये था पहली आइटम। दूसरी आइटम 2, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का? सर प्रीवियस ईयर का। 2019 का जो प्रपोज्ड डिविडेंड था वो 2020 में आपने पे करा, तो प्रॉफिट्स में से प्रपोज किया। किस में से प्रपोज किया बच्चे? प्रॉफिट्स में से। किस में से बच्चे?
प्रॉफिट में से। तो सर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूंगा, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड था, 2020 का नहीं, मैं 2020 का तो अभी बना रहा हूं, तो 2019 का आएगा, प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था वो वापस ऐड कर दो। मान लो पिछले साल 2019 में आपने डिविडेंड प्रपोज्ड किया था, डिक्लेयर किया था 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपए वापस ऐड ऑन कर दो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट्स में से प्रपोज किया था। फिर आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है करंट ईयर का डिविडेंड। अगर आपने करंट ईयर में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से किया होगा। करंट ईयर में जो हम, यानी कि 2020 में अगर हमने कोई डिविडेंड बांटा, उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इंटरिम डिविडेंड। तो सर वो करंट ईयर के प्रॉफिट को कम कर गया होगा, तो आप इसको वापस ऐड ऑन करो। प्रपोज्ड प्रीवियस ईयर वाला और इंटरिम करंट ईयर वाला, ये याद रखना। प्रपोज्ड डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड इसी साल को बिलोंग करता है, तो वो करंट ईयर का होता है, वो वापस ऐड कर दो। ये 3 ऐसी आइटम है जो आनी है। चौथी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अभी बता, सस्पेंस में रखें। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, चौथी आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, बट वो कैसे बनेगी देखो। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग आपने डाल रखा है। जब आप क्वेश्चन देखोगे, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी होंगी। क्या दी होंगी? एडजस्टमेंट। नीचे पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे करके दिया होगा। अब उसमें मान लो लाइन लिखी है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी पेड, अब देखो 2 चीजें, इधर आता है पेड, इधर क्या आता है बच्चे? पेड, और इधर आता है मेड। मतलब अगर आपने दोनों में से एक वर्ड पक्का है, दोनों में से एक वर्ड पक्का है, या तो पेड दिया होगा या मेड दिया होगा। पेड दिया होगा तो सीधा सीधा लिखा मिलेगा टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, और अगर मेड लिखा होगा तो लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सर मान लो अगर पेड दिया है तो हम इसको कैसे शो करेंगे? टू कैश या फिर बैंक के नाम से। यहां पे पेड आ गया, ठीक है जी। तो जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों का टोटल माइनस ओपनिंग, जो डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा पी एंड एल एडजस्टेड में। कहां चला जाएगा बच्चे? पी एंड एल एडजस्टेड अकाउंट, मेड के नाम से। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चे? बैलेंसिंग फिगर। और अगर अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये यहां आ जाएगी, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर उठ के यहां शो हो जाएगी। मान लो क्वेश्चन के अंदर पेड ना देके, हल्का सा रब कर रहा हूं मैं, दोबारा से बताता हूं। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको मेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चे? मेड। तो पहले आप यहां दिखा देना बाय पी एंड एल एडजस्टेड अकाउंट, ठीक है जी, दिखा दिया। अब इन दोनों का टोटल करो, माइनस ये साइड करो, तो जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो आ जाएगी टू कैश या बैंक के नाम से, पेड में। ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। क्या आ जाएगी बच्चे? बैलेंसिंग फिगर। तो सर दोनों में से एक दिया होगा, या तो पेड दिया होगा या मेड दिया होगा, या तो पेड या मेड, या पेड या मेड, दोनों में से एक दिया होगा। अब हुआ क्या, एक दिन हम क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन में ना पेड ना मेड, पेड भी नहीं दिया, मेड भी नहीं दिया। सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रख लिया करो। ना तो पेड वर्ड लिखा है ना मेड वर्ड लिखा है। लो अब क्या करें, ना तो क्वेश्चन में पेड दिया है
ना ही क्वेश्चन में मेड दिया है। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें? तो सर ऐसे में करें क्या, ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस को पेड में दिखा दो। ओपनिंग बैलेंस को किस में दिखा दो, पेड में, मतलब ये आपने पेमेंट कर दी, और क्लोजिंग बैलेंस को मेड का नाम दे दो। क्लोजिंग बैलेंस को किसका नाम दे दो, मेड का। अब मत कहना मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये बच्चे मुकर जाते हैं बाद में, हर साल ऐसे ही होता है कि सर ये चीज तो आपने बताई ही नहीं थी पहले। मैं आपको वीडियो, आपको झूठ नहीं बोलेगी ना, वीडियो वीडियो बना दी है। तो सर अगर आपको क्वेश्चन में पेड और मेड नहीं दिया, पेड एंड मेड नहीं दिया, तो सर ओपनिंग बैलेंस पेड में और क्लोजिंग बैलेंस मेड में शो किया जाएगा। ये चीज ध्यान रख लो। अब पांचवी आइटम इसके अंदर अगर मैं चलूं तो गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाती है, बट अगर आपकी बुक्स के हिसाब से चले तो गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, मतलब इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, वो अगली आइटम नॉन ऑपरेटिंग में डालना, मतलब बाद में। तो सर मैं आपको यही सजेस्ट कर लेता हूं, चलो बुक के हिसाब से, क्योंकि सोल्यूशन जो है ना सीबीएसई वालों पे छोड़ देते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। हम इन चार आइटम्स को ही पी एंड एल एडजस्टेड में दिखाएंगे। पांचवी आइटम अलग कर दी मैंने, हटा दी। तो इन चार आइटम्स में से जो जो आपको क्वेश्चन में नजर आ रही है वो डाल दो। दोबारा बोलता हूं, अगर रिजर्व्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं तो डाल दो। अगर प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है डाल दो। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का दिया हुआ है डाल दो। प्रोविजन फॉर टैक्स लेजर बनाओ और डाल दो। अब ये हम जो डिफरेंस निकालेंगे, ये जो हम डिफरेंस निकालेंगे, इसे हम नाम देंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ट्रांसफर टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर, इस साइड का टोटल माइनस ये, तो बैलेंसिंग फिगर ये आपकी आ जाएगी यहां पर। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 1। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये देख लो जी, आपके सामने चार आइटम्स, सब कुछ दिखा दिया। तो सर आज जो क्लास में आपने ये टॉपिक किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पॉइंट नंबर 1 का पहला एलिमेंट, ये यहां पे सक्सेसफुली कंप्लीट है। कहते हैं सर ये चार आइटम्स के अलावा और कोई पांचवी आइटम मत डालिएगा। हालांकि गुडविल रिटर्न ऑफ हम डाल सकते थे, पेटेंट रिटर्न ऑफ हम डाल सकते थे, बट आपकी सीबीएसई के हिसाब से मैंने फॉर्मेट कर दिया है, मैंने इसे गुडविल और पेटेंट को शो ही नहीं किया। मैंने सिर्फ चार आइटम शो करी हैं जो बोली गई थी। तो यहां पे आपका पी एंड एल अकाउंट, एडजस्टेड पी एंड एल तैयार था, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका बता दिया, सारी बातें बता दी, या तो पेड दिया होगा या मेड दिया होगा। अगर दोनों ही नहीं दिए तो ओपनिंग बैलेंस को पेड का नाम और क्लोजिंग बैलेंस को मेड का नाम दे दीजिएगा। अब सर आप इसको आराम से गो थ्रू कर लो। ये फॉर्मेट का पहला वर्ड अभी हमने कंप्लीट किया है। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से। ठीक है जी, नोट डाउन। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो लेजर बनाए ये भी नोट डाउन कीजिएगा।
थ्योरी भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, हम फॉर्मेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने आपको कहा था 4 पेजेस आने हैं फॉर्मेट में, तो पहले 2 पेजेस पे पूरा फॉर्मेट है और अगले 2 पेजेस पे वर्किंग नोट्स बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चे? वर्किंग। ये वर्किंग नोट का पार्ट था। किसका पार्ट था बच्चे? वर्किंग नोट नंबर 1। लो जी, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें डिस्कस करेंगे आगे।